हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, क्या हाल चाल भाई। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए, हम लोग जो बायोलॉजी के चैप्टर 11 जीव और समष्टियाँ को लेकर के जो हम लोग चल रहे हैं, उसका यह लेक्चर नंबर 3 है भाई। इससे पीछे हम लोग लेक्चर 2 कर चुके हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा, ठीक है भाई। चलो, हाँ, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है भाई। चलेंगे। और हाँ, यदि आप लोग इसको जो पीडीएफ है उसको आप स्क्रीनशॉट ले करके भाई रखोगे और उसको एक बार रिवीजन भी मारोगे तो आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो अपनी पाठ जो स्टार्ट करते हैं भाई, यह पाठ नंबर 3, इसको हम लोग अब देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में जो पार्ट 2 वाला वीडियो डाले थे वहाँ पर हम लोग यहाँ तक आपको पढ़ा चुके थे, है ना। अस्थायी निष्क्रियता के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तक कर चुके थे, ठीक है भाई। तो अब इससे आगे की हम लोग कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखते हैं आगे क्या है। जो इस पार्ट में पढ़ना है, जैविक कारक को हमें देखना है, जैविक कारक देखना है, ठीक है भाई। जैविक कारक, देखिए, जैविक कारक को इंग्लिश में बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जैविक कारक जो है, जैविक मतलब क्या होता है, जो जिंदा है ना, वह जो है किस प्रकार से हमारे इस पर्यावरण को इफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग को देखना है। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पर्यावरण को ही देख रहे हैं, है ना। और इस पर्यावरण को जो किस तरीके से जैविक है और अजैविक कारक है, वह इसको इफेक्ट करा रहा है, इस पर्यावरण को हम लोग देख रहे हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग अजैविक कारक को देखे थे, इसमें हम लोग जैविक कारक देखते हैं। जैसे प्लांट है ना, पौधा है, तो क्या है भाई, जैविक कारक है। या गाय है, जैविक कारक है ना। घास हुआ, हरिन हुआ, भालू हुआ, ये सब क्या है, ये सब हमारे इस पर्यावरण के जैविक कारक है, जैविक कारक है। और तमाम चीज़ों कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो भाई सन से एनर्जी आता है। यदि सन से सनलाइट नहीं आएगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो तमाम जो जैविक कारक है वह नष्ट हो जाएंगे, वह समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार जैविक कारक और अजैविक कारक एक दूसरे से भाई रिलेटेड है ना। यदि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा, एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेगा, तो इस पर्यावरण में जीव का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, है ना। तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि जितने भी जैविक हैं और जितने भी अजैविक है, दोनों कारक या अजैविक कारक मिल करके इस पर्यावरण को नियंत्रण करने का कार्य करता है भाई, ठीक है। हाँ, तो इसको आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जैविक कारक कौन है और अजैविक कारक कौन है। तो पहले आप, ये तो डायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, जैविक मतलब जीव जंतु जिसमें जान होगा तो वह जैविक कारक कहलाएगा, और अजैविक कारक जिसमें जान न हो, है ना, निर्जीव वस्तु हो, वह अजैविक कारक में आता है, ठीक है जी। चलिए देखिए जी, आबादी के जीवों पर अन्य जीवों का जो प्रभाव पड़ता है उसे जैविक कारक कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि एक जीव और दूसरे जीव जो भी है वह एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी जीव है, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव है, वह कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करता है। और वही जो प्रभावित जो कर रहा है उसी को हम लोग जैविक कारक कहते हैं। और प्रभावित कौन कर रहा है, अभी हम देख रहे हैं जीव प्रभावित कर रहा है। तो यदि जीव प्रभावित कर रहा है तो वह जैविक कारक हुआ, है ना। और ध्यान दीजिए कि जैविक कारकों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं भाई कि जैविक जो कारक है ना, जो जैविक कारक है उसमें तो बहुत सारे जीव जंतु आ जाएंगे।
उसके साथ साथ जीव जंतु के साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे भी आ जाएंगे। तो हमें जो जैविक कारक है उसको हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। वही बांटा गया है कि देखिए कि वनस्पति और जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध। अब किस प्रकार से जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं और जंतु के बीच क्या परस्पर संबंध होते हैं, क्या संबंध होते हैं, क्योंकि हम चैप्टर में लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि यदि इस पृथ्वी पर से पेड़ पौधा खत्म हो जाए तो जंतु का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। तो एक दूसरे को किस तरीके से रिलेट कर रहा है ये चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है भाई। चलिए देखिए, किसी पारितंत्र में उत्पादक पौधे तथा उपभोक्ता जंतु के बीच आपसी संबंधों का सीधा प्रभाव उत्पादक पर पड़ता है। जी भाई, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या है, वह उत्पादक है ना, क्योंकि बहुत सारे चीज़ बनाते हैं तो हम लोग खाते हैं, तो हम लोग उपभोक्ता हुए, है ना। आप छोटे क्लास में इसको पढ़े भी होंगे, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, ये सब बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग देखे भी होंगे। तो जितने भी पेड़ पौधा है जिससे हम लोग कुछ न कुछ खाते हैं, जैसे फल फूल भी खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं, तो ये सब क्या है, पेड़ पौधा उत्पादन किया, तो पेड़ पौधा को हम लोग उत्पादक बोलते हैं। हम लोग जो खा लिए तो खाने वाला हो गया उपभोक्ता। तो जितने भी उत्पादक है और जितने भी उपभोक्ता है उसके बीच में क्या है, संबंध है भाई, है ना। सीधा प्रभाव पड़ता है एक दूसरे पर। यदि किसी, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी प्रकार उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाए तो उसका उत्पादक की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा। जी, सपोज करिए, अभी तो हम देख ही पा रहे हैं ना कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हो रहे हैं और मनुष्य का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो जब मनुष्य का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है तो भाई पेड़ पौधा तो उतना है नहीं, खेती बाड़ी तो होगा नहीं, तो फिर खाएगा कहाँ से। तो यदि उत्पादक की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़े, तो यदि उपभोक्ता की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़े तो उत्पादक पर प्रभाव पड़ता है। तभी तो देख रहे हैं ना कि चाइना में इतना ज़्यादा जनसंख्या था भाई कि खेती बाड़ी नहीं होता था, है ना, उत्पादक नहीं होता था और उपभोक्ता बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पर क्या किया, प्लास्टिक के चावल बनाना चालू कर दिया था। तो देखो किस तरीके से उपभोक्ता और उत्पादक के बीच संबंध है। और देखिए, जिससे उत्पादक की संख्या कम हो जाती है। सही बात है। कुछ कीटभक्षी पौधे जैसे डोसेरा, वीनस, प्लाईटैप, ब्लैड रबर्ट और क्या है, भुद्री कुलेरिया, नेपंथीज ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है ना। और वैसे तो कीटभक्षी पौधे स्वपोषी होते हैं, किंतु अपने नाइट्रोजन की पूर्ति, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, है ना, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। देखिए, बहुत ऐसे हम लोग जानते हैं भाई कि हमारे लिए पेड़ पौधा तो भोजन दे रहा है ना, लेकिन बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन के लिए कीड़े मकोड़े को भी खाने का काम करता है ना। जैसे इसमें आप लोग नाम याद रखिएगा इस सब पौधा का नाम, है ना, कि कौन कौन से कीटभक्षी पौधे में आते हैं। क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि ये सब जो पौधा है ना, इसको ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है, तो ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होने के कारण इसे नाइट्रोजन फुलफिल नहीं हो पाता है। तो अब ये क्या करेगा, इसको तो नाइट्रोजन चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। तो अब ये क्या करता है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उसको यह खाने का काम करता है और उससे क्या ले लेता है, उससे नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करता है। इसीलिए जो भी कीटभक्षी पौधे होते हैं ना, वह क्या करता है, तो वह कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ठीक है, और देखिए कि इन पौधों में कीटों को
पकड़ने के लिए विशेष रचनाएं होती हैं, है ना। आप छोटा क्लास में भी पढ़े होंगे, चाहे आप थोड़ा सा सर्च मारोगे कीट भक्षी पौधा, तो वहाँ पर आप पौधों को देख पाएंगे कि किस प्रकार ऐसा टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहता है जिससे आराम से एकदम आसानी से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं, है ना। ठीक है भाई, बढ़िया समझ आ रहा है ना, बढ़िया से चलेंगे आगे, देखते हैं जी। देखिए अगला क्या है कि किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच पारस्परिक संबंध। ठीक है भाई, बढ़िया है ना। किसी अलग अलग स्थान पर जब पौधे उग रहे हैं तो किस प्रकार से पारस्परिक संबंध बनाता है ना, पारस्परिक संबंध बनाता है, इनको देखते हैं। तो देखिए कि किसी स्थान पर कोई पौधा उगता है तो उसके दूसरे पौधों के साथ क्या संबंध है, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जी भाई देखेंगे ध्यान से। पहला है क्या कि अधिपादक, है ना, ए नंबर है अधिपादक। देखिए इसके अंतर्गत आर्किडेसी कुल के पौधे आते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा कि अधिपादक के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, तो आर्किडेसी पौधे आते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो दूसरे पौधों पर उगते हैं। आप लोग हम सब देखते हैं कि आसपास में यदि पेड़ पौधा है तो एक पेड़ पौधा पर ही दूसरा पौधा उग जाता है ना। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बड़ा बड़ा पौधा पर उग जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्किडेसी कुल के पौधे। ठीक है, किंतु हाँ देखो उगते हैं, किंतु यहाँ पर वे होना चाहिए, वे अपना भोजन पौधों से ग्रहण नहीं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर मैं नहीं वे होगा। ठीक है, भले ही आर्किडेसी कुल के पौधे दूसरा पौधा पर उग तो रहा है, लेकिन भाई वह भोजन के लिए उस पौधा पर निर्भर नहीं रहता है, वह भोजन अपने से ग्रहण करता है। ठीक है भाई, हाँ अपने आप स्वयं बनाते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके और अपना भोजन स्वयं बना करके, है ना, वह अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। दूसरा क्या है जी, परजीवी पौधे, है ना, परजीवी पौधे। कुछ ऐसे पौधे हैं जो दूसरा पर तो रह रहा है, दूसरा पेड़ पौधा पर तो उग जा रहा है, लेकिन वह भोजन उससे नहीं ले रहा है, अपना खुद बना रहा है। लेकिन बहुत ऐसे पौधे हैं जो भोजन के लिए ना पूर्ण रूप से डिपेंड रहता है दूसरा पर ही। ठीक है जी, देखिए जैसे परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। ये पौधे निम्न दो प्रकार के होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ते हुए इसको चलेंगे। ठीक है जी, हाँ एक बार और आपको याद करा दें मेरे प्यारे, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं जी। अब इससे आगे तीसरा जो है, पौधों और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच पारस्परिक संबंध। वाह, सब जानते हैं भाई कि बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव है जो अपना आवास या तो मिट्टी को बनाता है, मृदा को बनाता है, या तो पौधा को बनाता है। बहुत ऐसे, है ना, जीव है, बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव है जो किसी न किसी तरीके से पौधा में रह रहा होता है या मिट्टी में रह रहा होता है। ठीक है, उसके बीच कैसा पारस्परिक संबंध होता है ये चीज देखते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक आदि भूमि पर उगने वाले पौधों को प्रभावित करते हैं। जी भाई, जितने भी सूक्ष्म जीव है वह सबको प्रभावित करता है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, और साथ साथ सूक्ष्म जीव को ही सबको प्रभावित करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार पेड़ पौधे को भी प्रभावित कर रहा है। कुछ पौधों की जड़ों में कवक एवं जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है भाई, है ना, आप पढ़े होंगे छोटवा वाला क्लास में, है ना, क्लास 6 नेट में पढ़ेंगे राइजोबियम के बारे में। ठीक है, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर जड़ में कवक एवं जीवाणु लग जाते हैं। ठीक है,
जिसके कारण, सुनेंगे ध्यान से, जिसके कारण पौधों को नाइट्रोजन व अन्य पदार्थ मिलते रहते हैं, जैसा राइजोबियम है ना, पढ़े थे बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उसके अंदर जो कवक और जीवाणु लगे रहते हैं ना, उसी से वह अपना प्राप्त करते रहते हैं। कितना बढ़िया बात है। आगे देखिए, लेगुमिनोसी कुल के समस्त सदस्यों की जड़ों की मूल ग्रंथियों में पाया जाने वाला राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों को देता है। अभी हमने राइजोबियम के बारे में बोला था, राइजोबियम आ भी गया भाई, ठीक है ना, कि पेड़ पौधे में क्या होते हैं, यह राइजोबियम जीवाणु है, वह लगे होते हैं और यह पर्यावरण से क्या करता है, नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और पौधों को देता है और पौधों से भोजन लेकर अपना जीवन चलाता है। देखो है, मतलब ये पौधवा का कहना है कि कुछ चीज आपको हम देंगे तो कुछ चीज आपसे हम लेंगे, यानी ये पौधे के लिए नाइट्रोजन देता है तो पौधा से भोजन ग्रहण कर लेता है ना, पौधा से भोजन में प्राप्त कर लेता है। बड़ा होशियार वाला पौधा है भाई साहब ये। चलो ठीक है, आगे देखिए समष्टियाँ। हालांकि जब चैप्टर में पढ़ा रहा था तो उस वक्त हम बोले थे कि जीवों के समष्टियाँ, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, समष्टियाँ के बारे में हम लोग जाने थे उस वक्त, है ना। चलिए, तो अब समष्टियाँ टॉपिक ही हैं, चर्चा करते हैं इसका भाई। देखिए, एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टियाँ कहते हैं। ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं, है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से कर चुके हैं, जाने हैं कि समष्टियाँ क्या होते हैं। जैसे मानव की समष्टियाँ, बहुत सारे मानव एकजुट है, एक समूह है, एक ग्रुप में है, तो उसको हम बोलते हैं मानव की समष्टियाँ बोलते हैं। गेहूं की समष्टियाँ है ना, खेतों में बहुत सारे गेहूं बो दिए हैं, तो क्या है, गेहूं की समष्टियाँ हैं, यानी गेहूं का ग्रुप है, गेहूं का समूह है। समष्टियाँ में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो विशिष्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, व्यष्टि में नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर ग्रुप को दिखाया गया है भाई, ठीक है। हाँ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देखिए यहाँ पर जो है ये इसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिखाया गया, ये लंबा, और इसमें जो आने वाले जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उस अलग अलग समूह के हिसाब से वह समष्टियाँ का निर्माण कर रहा है। फिर ग्रासलैंड, देखिए ग्रासलैंड क्या है, यहाँ पर एक अलग समष्टियाँ है। डेजर्ट, देखिए डेजर्ट है ना, डेजर्ट रेत, बहुत सारे जहाँ पर रेत रहते हैं, बालू रहते हैं, तो ये एक अलग प्रकार का ग्रुप है ना। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट देखेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में चर्चा है, तो ये एक अलग प्रकार का ग्रुप है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार ये सब चीज़ों को दिखाया गया है जो कि हमारे इस पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, अलग अलग ग्रुप में रहते हैं, जिसको हम लोग समष्टियाँ कहते हैं, ठीक है जी। हाँ ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये भी देख लीजिए, है ना, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, है ना, यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, है ना, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा यहाँ पर भी दिखाया गया है, ठीक है भाई। हाँ, चलेंगे, तो आपको ये भी चीज़ें समझ आ रहा होगा कि यह समष्टियाँ को बताने का प्रयास कर रहा है, यह जो फिगर है, यह जो चित्र है, समष्टियाँ को बताने का प्रयास कर रहा है भाई, ठीक है जी। चलेंगे आगे देखते हैं। आगे देखिए कि व्यष्टि जन्मता एवं मरता है जी भाई। जितने भी जीव हैं, चाहे पेड़ पौधा भी है, कुछ भी है, उस सब का एक समय होता है, जन्म लेता है, फिर वो मरता है, लेकिन होती है कथी, समष्टि में जन्म दरें एवं मृत्यु दरें होती हैं। समष्टि है ना, समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर एवं मृत्यु दर कहते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य दर क्या है ना, मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या, मनुष्य के जन्म दर क्या है, ये तमाम
चीज़ें आप सुने भी होंगे, मतलब किस दर से जन्म ले रहा है और किस दर से लोग मर रहे हैं। इसलिए दर को समष्टि के संबंधों में परिवर्तन, ठीक है, वृद्धि या हवाशद के रूप में प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी तालाब के पीछे साल कोयला में इतना पौधे थे, है ना, बहुत साल पहले इतना यदि पौधे थे और जनन द्वारा 8 नए पौधे हो जाते हैं ना, मतलब ऐसे समझिए कि मतलब अगर हम देखेंगे कि 20 पौधे थे और नया पौधे 8 हो गए, जिससे वर्तमान में कुल कितने समष्टियां बना दिए, तो वह 28 समष्टियां बना दी, है ना। तो हम जन्म दर क्या कह सकते हैं कि 8/20 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से परिकल्पना करते हैं, है ना। मतलब हम लोग कि जितना बढ़ गया उसको ऊपर, टोटल को नीचे रखते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई साहब यह एक जन्म दर है, ठीक है। अगर प्रयोगशाला में 40 मधुमक्खियों में से 4 मधुमक्खी किसी समय अंतराल में मर जाते हैं, तो उस समय के दौरान समष्टिया मृत्यु दर क्या कहलाएगा, 4/40, है ना। इसको हम कहेंगे कि मृत्यु दर है यह, ठीक है भाई, जो कि क्या होता है 0.1 व्यष्टि प्रति फलनकर्ता प्रति सप्ताह कहलाएगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, मृत्यु दर और जन्म दर की बातें कही गई हैं, ठीक है। यदि किसी भी जीव जंतु का जो जन्म दर कैसे देखेंगे, कितना जन्म लिया उसको ऊपर रखेंगे, टोटल पहले कितना था उसको नीचे रखेंगे, तो हम लोग जन्म दर काउंट करते हैं ऐसे। उसके साथ साथ मृत्यु दर भी कुछ ऐसे ही काउंट करते हैं, ठीक है भाई।